हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नारीवाद फेमिनिज्म। नारीवाद फेमिनिज्म की अवधारणा, सिद्धांत, इसके प्रकार, नारीवाद एक विचारधारा के रूप में, नारीवाद की विशेषताएं, अर्थ और इससे जुड़े हुए किस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, इन समस्त प्रकार की रणनीति पर हमारी चर्चा रहेगी। कहने का मतलब यह रहेगा, इस टॉपिक का हम अध्ययन 360 डिग्री एंगल से करने वाले, ताकि कोई भी परीक्षा उपयोगी तथ्य पीछे न छूट जाए। यदि आप किसी राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके सिलेबस में नारीवाद नामक टॉपिक है, फेमिनिज्म नामक टॉपिक है, महिला आंदोलन नामक टॉपिक है, उस दृष्टि से यह वीडियो सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में एक रामबाण औषधि के रूप में यह वीडियो सीरीज आपके लिए कारगर साबित होगी। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। नारीवाद से किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं? तो नारीवाद के प्रकार से, इसकी विशेषताएं से, इसका अर्थ, नारीवाद एक अवधारणा के रूप में, नारीवाद एक सिद्धांत के रूप में, नारीवाद एक परंपरा के रूप में, नारीवाद का विकास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक, यानी कि नारीवाद से जुड़े हुए समस्त प्रकार की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इस वीडियो सीरीज में समावेश किया है। यह हमारा पार्ट नंबर 2 है। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं स्टडी विद जीके को, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे बेल का आइकन दिया गया है और उसके बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इन समस्त विषयों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज वहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला भी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट 1 के जिन सवालों की हमने चर्चा की थी पार्ट 1 में, उनका रिवीजन करते हैं और उसके बाद आज की क्लास शुरुआत करते हैं नए सिरे से। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, नारीवादी फेमिनिज्म शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर, मेरी वोलेस्टोक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल। इस एक नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 2, चार्ल्स फूरियर, जो एक कल्पनालोकी समाजवादी विचारक है, यूटोपियन सोशलिस्ट है चार्ल्स फूरियर, जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन 2 राइट होगा। 18वीं सदी में चार्ल्स फूरियर द्वारा फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग किया गया। नारीवाद शब्द का पहली बार उपयोग काल्पनिक समाजवादी चार्ल्स फूरियर ने 1837 में महिलाओं के लिए समान अधिकार का उल्लेख करने के लिए किया। यानी महिलाओं के लिए समान अधिकारों का उल्लेख करने के लिए इस फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन? काल्पनिक समाजवादी चार्ल्स फूरियर। काल्पनिक समाजवादियों में और कौन है? तो रॉबर्ट ओवेन का नाम भी लिया जाता है, चार्ल्स फूरियर है, इत्यादि विचारक शामिल है। और फेमिनिज्म शब्द है, ये फ्रांसीसी भाषा का है। यह भी सवाल आता है, तो फेमिनिज्म शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नारीवाद क्या है? तो नारीवाद राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक लैंगिक समानता को स्थापित करने और प्राप्त करने के लक्ष्य को साझा करता है। नारीवाद एक व्यापक अवधारणा है जो मुख्य रूप से पुरुषों के बराबर महिलाओं को स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि यह समानता की बात करता है नारीवाद। असमानता को समाप्त करने पर बल देता है नारीवाद। अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन किसकी रचना है? विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन किसकी रचना है? जॉन स्टुअर्ट मिल, मेरी वोलेस्टोक्राफ्ट, कैरोलिना बेटमैन,
वंदना शिवा। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 2 मेरी वोllstonecraft, जिनकी यह प्रसिद्ध रचना है। मेरी वोllstonecraft कौन है? तो यह एक उदार नारीवादी महिला है जो नारीवाद की पहली शाखा उदार नारीवाद का प्रतिनिधित्व करती है। मेरी वोllstonecraft। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। यह पुस्तक मुख्य रूप से 1793 में प्रकाशित होती है। जिसमें मेरी वोllstonecraft ने महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव पर प्रहार किया और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने बल दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किस विचारक की रचना है? द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किस विचारक की रचना है? जास्मिन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल, मेरी वोllstonecraft। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन 2 राइट होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल की यह रचना है। जेएस मिल, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसका हिंदी में नाम है स्त्रियों की प्राधीनता, 1869 में प्रकाशित होती है मित्रों। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नामक रचना, जिसका हिंदी ट्रांसलेट है स्त्रियों की प्राधीनता, जो 1869 में हमारे सामने आती है। इस पुस्तक में जेस मिल कहते हैं कि इन्होंने लिखा कि स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए, ना कि प्रभुत्व पर। जेस मिल ने मुख्य रूप से विवाह कानून में सुधार और महिला मताधिकार पर बल दिया। इन्होंने सुयोग्य और प्रतिभाशाली महिलाओं को समान अवसर देने की वकालत की थी। यानी कि जेस मिल महिला मताधिकार का समर्थन करता है और महिलाओं के अधिकार देने की बात करता है और खुले मतदान का यह समर्थन करता है। खुले मतदान का समर्थन करता है। जेस मिल को हम एक उपयुक्ततावादी विचारकों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। जेरेमी बेंथम उपयुक्ततावादी विचारक है और उसके बाद जेस मिल भी एक उपयुक्ततावादी विचारक है। हालांकि जेरेमी बेंथम गुप्त मतदान की बात करता है, जबकि जेस मिल खुले मतदान का समर्थक है। जेरेमी बेंथम महिला मताधिकार की बात नहीं करता है, जबकि जेस मिल महिला मताधिकार की बात करता है। और जेस मिल शिक्षित लोगों को एक से अधिक मतदान करने की बात भी करता है। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल एक पाश्चात्य राजनीतिक विचार के रूप में, इस टॉपिक पर हम अगली वीडियो सीरीज में बात करेंगे। इसके अलावा हमारा प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं, जहां आपको हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक किस नाम से प्लेलिस्ट बना के रखी है। वहां पर आपको समस्त प्रकार की वीडियो सीरीज वहां पर आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण है। इसके लिए जो इंग्लिश में जो शब्द प्रयोग होता है जेंडर इनइक्विलिटी। जेंडर इनइक्विलिटी का मूल कारण क्या है? कानूनी व्याख्याएं, पितृसत्ता, शासन प्रक्रियाएं, प्राकृतिक अंतर। तो 4 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 2 पैट्रियार्की, पितृसत्ता है जो लैंगिक असमानता का मूल कारण है। और जेंडर है, यह एक समाज द्वारा, एक राज्य द्वारा निर्मित असमानता है, न कि प्राकृतिक रूप से। और जो समाज द्वारा, राज्य द्वारा जो निर्मित असमानता है, उसे समाप्त किया जा सकता है। जेंडर और सेक्स
हालांकि ये दोनों टर्म सामान्यतः एक दूसरे के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र में इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, लोक प्रशासन, जिसमें हम सेक्स और जेंडर को अलग दृष्टि से रखते हैं, इन दोनों में अंतर है। जेंडर के लिए हम लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं और सेक्स के लिए हम यौन शब्द का प्रयोग करते हैं। सेक्स के लिए यौन शब्द होगा हिंदी में और जेंडर के लिए होगा लिंग या लैंगिक। अब इनमें अंतर क्या है? सेक्स प्राकृतिक है, जबकि जेंडर समाज द्वारा, राज्य द्वारा निर्मित एक अवधारणा है। सेक्स प्राकृतिक अवधारणा है, जबकि जेंडर समाज द्वारा निर्मित एक अवधारणा है, राज्य द्वारा निर्मित एक अवधारणा है। इसके बारे में हम अलग स्लाइड में विस्तार से बात करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जेंडर और सेक्स दोनों अलग अलग है। इसलिए सेक्स, यौन, ये जो असमानता पाई जाती है महिला और पुरुष में, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि यह प्राकृतिक है। जबकि जेंडर जो इनइक्वलिटी है, जो लैंगिक असमानता है, उसे समाप्त किया जा सकता है क्योंकि यह समाज द्वारा निर्मित है। कैसे? इसका उदाहरण हम देखें कि महिलाएं केवल घर का ही कार्य करेगी, पुरुष बाहर का कार्य करेगा। महिला घर की मुखिया होगी, पुरुष घर का मुखिया होगा, महिलाएं नहीं हो सकती। ये जो परंपराएं जो बनाकर रखी है, ये क्या है? जेंडर इनइक्वलिटी का उदाहरण है। महिलाएं चार दीवारी तक ही सीमित रहेगी, पुरुष पूरा कार्य करेगा। महिलाएं केवल खाना पकाने का कार्य करेगी और पुरुष बाहर का कार्य करेगा। ये जो इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी, ये समाज द्वारा निर्मित है, इसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन सेक्स, जो महिला और पुरुष में अंतर है, ये इसको हम समाप्त नहीं कर सकते, ये प्राकृतिक है। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 2 पेट्रियार्की, पितृसत्ता। नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण पितृसत्ता है, जबकि कानूनी व्याख्याएं, शासन प्रक्रियाएं और प्राकृतिक अंतर ये लैंगिक असमानता का कारण नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। नारीवाद क्या है? ऑप्शन ए, हमेशा के लिए पुरुषों के आधिपत्य को समाप्त करना, क्या नारीवाद है? ऑप्शन बी, पुरुषों पर महिलाओं का आधिपत्य। ऑप्शन सी, महिलाओं के शोषण को रोकने हेतु संघर्ष। ऑप्शन डी, महिलाओं के समान अधिकार और स्टेटस के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन। क्या होगा इस 6 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन डी राइट होगा, जो सबसे अच्छा उत्तर होगा। नारीवाद महिलाओं के समान अधिकार और स्टेटस के लिए एक संघर्षपूर्ण समर्थन है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन आपके समक्ष रही, सिमोन दी बुआ, बेटी फ्रीडमैन, कैरोलिना पेटमैन, लुइस इरिग्रे। प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स के लेखक कौन है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिमोन दी बुआ इस पुस्तक की लेखिका है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। सिमोन दी बुआ, यहां क्या आ रहा है? से आ रहा है, से सड़क वाला, और यहां भी 2 बार क्या आ रहा है? से सड़क वाला आ रहा है। तो सिमोन से सेक्स, सेकंड सेक्स, सिमोन सेकंड सेक्स, सिमोन दी बुआ की पुस्तक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, इससे जुड़े हुए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। यहां सिमोन दी बुआ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। सिमोन दी बुआ की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स में विस्तार में बतलाया गया
कि स्त्री पुरुष का भेद सामाजिकीकरण का परिणाम है। यानी कि सिमोन दी बुआ कहती है अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में कि स्त्री पुरुष के मध्य जो भेद है, जो असमानता है, वह सामाजिकीकरण का परिणाम है। सामाजिकीकरण समाज से जुड़े समस्त वातावरण से उत्पन्न इस स्थिति को दूर कर समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की अधिकार के रूप में मांग नारीवाद है। यानी कि सिमोन दी बुआ कहते हैं कि समाज द्वारा जो भेद निर्धारित किया गया है स्त्री और पुरुषों के मध्य, उसे समाप्त किया जा सकता है और स्त्री और पुरुषों के मध्य समान अधिकारों की मांग है जो नारीवाद करता है। तो यहां से भी कई अच्छे सवाल आए हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और सुमेलित करने वाला भी सवाल इनसे आ सकता है। अगला सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी ये विचारधारा मानती है कि परिवार के भीतर पुरुष की स्थिति बुजुर्ग वर्ग के तुल्य और महिला की स्थिति सर्वहारा के समांतर है। निम्नलिखित में से कौन सी यह विचारधारा मानती है कि परिवार के भीतर पुरुष की स्थिति बुजुर्ग वर्ग के तुल्य और महिला की स्थिति सर्वहारा के समांतर है, समान है? उदारवाद, पूंजीवाद, बहुलवाद, मार्क्सवाद। तो हमें पता है कि बुजुर्ग और सर्वहारा की बात कौन करता है? मार्क्सवाद करता है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। ऑप्शन 4 मार्क्सवाद कहते हैं कि परिवार के भीतर पुरुष की स्थिति बुजुर्ग के समान और महिला की स्थिति सर्वहारा के समान है। यह बात मार्क्सवादी अवधारणा कहती है। ऑप्शन 4 राइट होगा। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से नारीवाद की कौन सी धारा या शाखा यह मानती है कि समान कार्य के लिए स्त्रियों को पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए? स्त्री और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए, स्त्रियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए कार्य के आधार पर, समान कार्य के आधार पर। उदार नारीवादी धारा, उग्र नारीवादी धारा, उत्तर आधुनिक नारीवादी धारा, बहुसांस्कृतिक नारीवादी धारा। तो राइट उत्तर का ऑप्शन 1 उदार नारीवादी धारा का यह विषय है। ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। हालांकि ये सभी धाराएं नारीवाद के प्रकार में शामिल है, नारीवाद की शाखाएं हैं या प्रकार है हम कह सकते हैं। इनके अलावा पारिस्थितिकी नारीवाद, श्वेत नारीवाद, ब्लैक नारीवाद, कई प्रकार है नारीवाद के। समाजवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 10 नंबर। हमारी रिवीजन क्लास का यह अंतिम सवाल है। इसके बाद हम अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से यह कथन किस नारीवादी विचारक का है कि सारा इतिहास नारी पर पुरुषों के अत्याचार की कहानी है? यह पितृसत्तात्मक शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। यह बात कौन सा विद्वान करता है या विदुषी करती है? केट मिलेट, सुलामित फायरस्टोन, सिमोन दी बुआ, जेम्स मिल। क्या होगा इस 10 नंबर सवाल का राइट उत्तर? इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 2 सुलामित फायरस्टोन का यह कथन है। ऑप्शन 2 राइट होगा। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा, सुलामित फायरस्टोन का। हालांकि पार्ट 1 में हमने तुर्तीवंश इसका उत्तर केट मिलेट को माना था, लेकिन इसका ऑथेंटिक राइट उत्तर होगा ऑप्शन 2 सुलामित फायरस्टोन का यह कथन है। द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स नामक पुस्तक में इस कथन को वे लिखती है। द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स सुलामिता फायरस्टोन की पुस्तक है। आगे चलते हैं। हालांकि केट मिलेट, सुलामिता फायरस्टोन, सिमोन दी बुआ ये तीनों नारीवादी विचारक है जो किस धारा का प्रतिनिधित्व करती है? ये करती हैं रेडिकल नारीवादी शाखा का प्रतिनिधित्व करती है। उग्र नारीवाद से संबंधित विद्वान है। उग्र या रेडिकल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक ही टर्म है,
उग्र कह सकते हैं, रेडिकल कह सकते हैं, आमूल चूल नारीवादी भी कह सकते हैं, और कट्टरपंथी नारीवादी भी कह सकते हैं, और शक्ति आधारित नारीवादी भी कह सकते हैं। एक ही शाखा के अन्य नाम है। जैसे उग्र नारीवाद है, इसको हम कई नामों से जानते हैं। रेडिकल नारीवाद, आमूल चूल परिवर्तन नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद, शक्ति आधारित नारीवाद, ये चारों नाम हैं जो उग्र नारीवाद से संबंधित है। इसके उपनाम हैं, एक दूसरे की जगह प्रयोग में आ रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा विद्वान किस धारा का समर्थक है। तो ये तीनों विद्वान मुख्य रूप से इन धाराओं का समर्थन करती है, रेडिकल नारीवाद का। केट मिलेट, सुलामित फायरस्टोन, सिमोन दी बुआ, इनसे संबंधित इनकी जो पुस्तकें हैं उनसे कई बार सवाल पूछा गया है। सुमेलित करने वाला भी सवाल आया है, तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं। केट मिलेट की जो पुस्तक है वो है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। सुलामिता फायरस्टोन की पुस्तक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। सिमोन दी बुआ की पुस्तक है द सेकंड सेक्स। तो इनसे सुमेलित करने वाला भी सवाल आ रहा है। जबकि द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये रचना थी जॉन स्टुअर्ट मिल की, जो उदार नारीवादी विचारक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, ये थी मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट की पुस्तक। तो कई बार पुस्तकों को सुमेलित करने वाला भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो रिवीजन क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे हम अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां सुलामिता फायरस्टोन से जुड़े और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, वेरी वेरी मस्ट। सुलामिता फायरस्टोन अमेरिकी लेखिका और आंदोलनकर्त्री सुलामिता फायरस्टोन, जो कि एक आमूल परिवर्तन उग्र नारीवादी विचारधारा की समर्थक है, यानी कि रेडिकल नारीवादी विचारधारा की समर्थन करती है। कौन? सुलामिता फायरस्टोन। फायर यानी आग, स्टोन यानी मजबूत। तो इस शब्द से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शक्ति आधारित आमूल परिवर्तन उग्र नारीवादी शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विचारिका है। इनकी प्रसिद्ध रचना है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, लिंग भेद का तर्कशास्त्र। द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, लिंग भेद का तर्कशास्त्र, जो 1970 में प्रकाशित होती है। समाज में जितनी तरह का उत्पीड़न पाया जाता है, नारीवाद उसका बुनियादी रूप है। कौन कहती है? सुलामिता फायरस्टोन। ये कहते हैं कि समाज में जितने प्रकार का उत्पीड़न पाया जाता है, उसमें नारीवाद उसका बुनियादी रूप है, आधारभूत रूप है। इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्रियां पहला उत्पीड़ित समूह थी, यानी कि यदि कोई पहला उत्पीड़ित समूह था तो वह थी स्त्रियां। इसने स्त्रियों की पराधीनता के जीव वैज्ञानिक आधार की प्रधानता स्वीकार की। यह भी सवाल आया हुआ है कि कौन सी लेखिका या विचारिका स्त्रियों की पराधीनता के जीव वैज्ञानिक आधार की प्रधानता स्वीकार करती है? तो उत्तर होगा सुलामिता फायरस्टोन। ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्रियां पहला उत्पीड़ित समूह थी। इसने स्त्रियों की पराधीनता के जीव वैज्ञानिक आधार की प्रधानता स्वीकार की थी। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर रहा आज की क्लास का। यहां आपको कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है कि फ्रेडरिक एंजल्स के अनुसार स्त्री की अधीनता का मुख्य कारण निजी संपत्ति है। कारण यानी रीजन दे रखा है कि निजी संपत्ति पर सदैव से पुरुषों का अधिकार रहा, अतः इसको समाप्त कर देना चाहिए। फिर आपको 4 ऑप्शन दे रखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो राइट उत्तर का ऑप्शन 1,
कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि फ्रेडरिक एंजल्स के अनुसार स्त्री की अधीनता का मुख्य कारण निजी संपत्ति है, क्योंकि निजी संपत्ति पर सदैव पुरुषों का अधिकार रहा है और पुरुष हमेशा स्त्रियों का शोषण करते हैं और अतः निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। तो कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन आपका एक राइट होगा। फ्रेडरिक एंजल्स मार्क्सवादी विचारक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा उग्र नारीवाद की पितृसत्तात्मक विश्लेषण और मार्क्सवाद की वर्ग विश्लेषण में समन्वय का प्रयत्न करती है? निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा उग्र नारीवाद की पितृसत्तात्मक विश्लेषण और मार्क्सवादियों के वर्ग विश्लेषण में समन्वय का प्रयत्न करती है? उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, उत्तराधुनिक नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद। यानी कि उग्र नारीवाद की पितृसत्तात्मक विश्लेषण और मार्क्सवाद के वर्ग विश्लेषण दोनों को मिलाने का काम कौन सी धारा करती है? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन 2 समाजवादी नारीवाद। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा, समाजवादी नारीवाद। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर। निम्न में से कौन सी नारीवाद की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन, स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं मानव प्राणी हैं। दूसरा ऑप्शन, पुरुषों के समान समानता की वकालत करता है नारीवाद। तीसरा है यह पितृतंत्र का विरोध करता है। चौथा है परिवार रूपी संस्था का समर्थक है। इनमें से कौन सी नारीवाद की विशेषता नहीं है वो आपको चयन करना है। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 4 नारीवाद है जो परिवार रूपी संस्था का समर्थक नहीं करता, इसका समर्थक नहीं है, यह इसका विरोध करता है, क्योंकि परिवार रूपी संस्था है जो महिलाओं का शोषण करती हैं। तो इसलिए परिवार रूपी संस्था का विरोधी है नारीवाद, इसका विरोध करता है इस संस्था का, क्योंकि इसने प्राचीन काल से महिलाओं का शोषण किया है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों विशेषताएं नारीवाद की है कि स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं, एक मानव प्राणी है पुरुषों के समान और अन्य प्राणियों के समान, पुरुषों के समान समानता की वकालत करती है नारीवाद, पितृतंत्र का विरोध करता है और परिवार रूपी संस्था का भी यह विरोध करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 14 नंबर। नारीवाद की निम्न में से कौन सी शाखा है? विभेद नारीवाद, उदार नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद, उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 4 ये सभी धाराएं नारीवाद की शाखाएं हैं, यानी नारीवाद के प्रकार है। इनके अलावा उग्र नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, बहुसांस्कृतिक नारीवाद, पारिस्थितिकी नारीवाद, श्वेत नारीवाद, ब्लैक नारीवाद, कई इसके प्रकार हैं नारीवाद की, इसकी शाखाएं हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 15 नंबर। विभेद नारीवादियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष स्त्री की समानता में विश्वास, नारी को पुरुषों से निम्न मानना, स्त्रियों को राजनीति से वंचित रखना, यथार्थवादी दृष्टिकोण में विश्वास। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी यथार्थवादी दृष्टिकोण में विश्वास। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कौन सी नारीवाद की शाखा में सैनिक सेवाओं और विचारों के निर्धारण में महिलाओं को भी भागीदारी देने और एकीकरण पर बल दिया गया है? यानी कि सैनिक सेवाओं और उसमें भागीदार होने के लिए बल दिया जाता है, इसका समर्थन कौन सी शाखा करती नारीवाद की? उदार नारीवादी शाखा, विभेद नारीवादी शाखा, उत्तर आधुनिक नारीवादी शाखा, मार्क्सवादी नारीवादी शाखा। तो इस सवाल का सबसे प्रबल उत्तर होगा ऑप्शन 2 विभेद नारीवादी शाखा है जो सैनिक सेवाओं में और विचारों के निर्धारण में महिलाओं को भी भागीदार होने का समर्थन करती है
ऑप्शन 2 राइट होगा, विवेक नारीवादी शाखा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 17 नंबर। किस प्रसिद्ध नारीवादी विचारक के अनुसार पितृसत्तात्मक सरकार एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिससे आधी महिलाओं की जनसंख्या पर आधे पुरुषों का नियंत्रण है, अतः पितृसत्ता का स्वरूप सोपानिक है? कौन सी महिला कहती है? महिला नारीवादी, यानी नारीवादी महिला कहती है। यह कथन किसका है? केट मिलेट का, सिमोन दी बुआ, बेटी फ्राइडमैन, जेस मिल। किस प्रसिद्ध नारीवादी विचारक के अनुसार पितृसत्तात्मक सरकार एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिससे आधी महिलाओं की जनसंख्या पर आधे पुरुषों का नियंत्रण है, अतः पितृसत्ता का स्वरूप सोपानिक है? तो यह कथन है जो केट मिलेट का है, और केट मिलेट उग्र नारीवादी विचारिका है। सिमोन दी बुआ भी एक उग्र नारीवादी विचारक है। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, केट मिलेट का यह कथन है। ऑप्शन एक आपका राइट होगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध नारीवादी विचारक केट मिलेट के अनुसार पितृसत्तात्मक सरकार एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिससे आधी महिलाओं की जनसंख्या पर आधे पुरुषों का नियंत्रण है। यह सवाल कई बार यह कथन परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी मस्ट। तो आधी महिलाओं की जनसंख्या पर आधे पुरुषों का नियंत्रण, यह केट मिलेट से संबंधित कथन है, अतः पितृसत्ता का स्वरूप सोपानिक है, यह केट मिलेट कहती है। यहां अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उग्र नारीवाद से संबंधित। उग्र नारीवाद की जो शाखा है उससे जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर शामिल किए गए हैं परीक्षार्थियों की। उग्र नारीवादियों के अनुसार राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है। पहली बात तो यहां से प्रत्येक लाइन से प्रत्येक सवाल बन रहा है आपका कि कौन सी शाखा मानती है कि राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है, तो उत्तर होगा उग्र नारीवाद मानता है। जहां सामाजिक संघर्ष है, जहां सामाजिक संघर्ष है वहां क्या है? राजनीति है। केट मिलेट ने अपनी प्रसिद्ध रचना सेक्सुअल पॉलिटिक्स में राजनीति को परिभाषित करते हुए कहा कि यह शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है। केट मिलेट कहते हैं कि राजनीति शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है जिसमें एक समूह द्वारा दूसरे समूह को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है। एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है, उस पर प्रभुत्व बनाने की लालसा करता है, इसलिए राजनीति एक शक्ति संबंधों पर आधारित संरचना है। बाद में केट मिलेट कहती है कि इसलिए सरकार व नागरिकों के मध्य का संबंध, कर्मचारियों व मालिकों के मध्य का संबंध, परिवार में पति व पत्नी के मध्य का संबंध, पिता व बच्चे के मध्य का संबंध राजनीति का क्षेत्र है। तो इस प्रकार का कथन भी परीक्षाओं में आया हुआ है कि कौन सी लेखिका कहती है कि सरकार व नागरिकों के मध्य का संबंध, कर्मचारी व मालिकों के मध्य का संबंध, परिवार में पति पत्नी और पिता व बच्चों के मध्य का संबंध राजनीति का क्षेत्र है। यह कहते हैं केट मिलेट। उग्र नारीवादी कहते हैं कि राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है जहां सामाजिक संघर्ष है, वहां क्या है? राजनीति है। आगे उग्र नारीवादी विचारिका सिमोन दी बुआ का एक कथन है कि जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है। जो व्यक्तिगत है वही क्या? राजनीतिक है, यानी निजी ही राजनीति है। तो यह कथन सिमोन दी बुआ का है। यदि ऑप्शन में हो कि यह कथन किस धारा का प्रतिनिधित्व करता है, तो उत्तर होगा उग्र नारीवाद का, रेडिकल नारीवाद का। निजी ही राजनीति है या व्यक्तिगत ही राजनीति है, यह कथन उग्र नारीवादी शाखा का प्रतिनिधित्व करता है, और उग्र नारीवादी शाखा में यह सिमोन दी बुआ का कथन है। तो इस प्रकार के सवाल भी आए हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक आमूल नारीवादी विचारक ने तो यहां तक कहा कि घर है जो महिलाओं के लिए आरामदायक प्रताड़ना का शिविर है। उग्र नारीवादी कहते हैं कि घर महिलाओं के लिए आरामदायक प्रताड़ना का शिविर है। आगे मेरी डेवी नामक विद्वान है जिन्होंने कहा कि हम लोग एक महिला विरोधी समाज में रह रहे हैं जिसमें पुरुष सामूहिक रूप में महिलाओं का शोषण करते हैं। कौन कहती है? मेरी डेवी कहती है कि हम लोग एक महिला विरोधी समाज में रह रहे हैं
जिसमें पुरुष सामूहिक रूप में महिलाओं का शोषण करते हैं। आगे मैकिनॉन नामक विद्वान हैं जो कहते हैं कि पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं पर घर में और बिस्तर पर और रोजगार में और सड़क पर और पूरे जीवन पर ही है। कौन कहता है? मैकिनॉन। मैकिनॉन ने यहां तक कहा कि पुरुषों का प्रभुत्व महिलाओं पर घर में भी है, बिस्तरों पर भी है, रोजगार पर भी है, सड़क पर भी है और पूरे जीवन पर भी क्या है? पुरुषों का अधिकार है और पुरुष शोषण करते हैं। ये मैकिनॉन नामक विद्वान कहते हैं। आगे हम देखते हैं, उग्र नारीवादियों के अनुसार जेंडर एक सांस्कृतिक संकल्पना है। जेंडर के लिए हमने जो हिंदी में जो टर्म उपयोग में लिया है वो है लिंग। लिंग एक सांस्कृतिक संकल्पना है जिसमें समाज द्वारा महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित कर दी जाती है। यानी कि जेंडर एक सांस्कृतिक संकल्पना है, एक अवधारणा है जिसमें समाज द्वारा महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं कि महिला ये काम करेगी और पुरुष ये काम करेगा। महिला घर की चारदीवारी तक सीमित रहेगी और पुरुष घर का मुखिया होगा और सारे काम, बाहरी कार्यों का नियंत्रण पुरुष के द्वारा होगा। इसलिए सिमोन दी बुआ का मानना है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। यह प्रसिद्ध कथन कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। कौन कहती है? सिमोन दी बुआ कहती है। और सिमोन दी बुआ जिनकी प्रसिद्ध रचना है द सेकेंड सेक्स, और सिमोन दी बुआ उग्र नारीवादी विचारिका है, रेडिकल नारीवाद की शाखा का समर्थन करती है। तो महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। कौन कहता है? सिमोन दी बुआ कहता है, यानी कहती है, क्योंकि सामाजिक विषमता को जैविक विषमताओं से जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो जेंडर है एक समाज द्वारा निर्मित अवधारणा है और इसको समाज है जो जैविक विषमताओं से जोड़कर समाज के सामने रखते हैं, इसलिए इसको समाप्त करना चाहिए। क्योंकि सामाजिक विषमता को जैविक विषमताओं से जोड़ दिया जाता है, जबकि जेंडर पर आधारित विविध समाज या राज्य द्वारा निर्मित है। जेंडर पर आधारित जो असमानता है, जो विभेद है, वह समाज और राज्य द्वारा निर्मित है। संपत्ति के उत्तराधिकार में भी महिला अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि संपत्ति के उत्तराधिकार में भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः आमूल नारीवादियों ने पुरुष और महिलाओं के मध्य विभेद स्वीकार किया है। इन्होंने कहा कि ये जो भेद है, इनके अनुसार जब तक ये सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव महिलाओं के साथ होंगे तब तक सार्वजनिक व राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिकाएं द्वितीयक होगी, दोहरी होगी। यानी कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जब तक ये विभेद उनके साथ होता रहेगा तब तक महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती है, यदि उनके साथ ये विभेद समाप्त नहीं हुआ तो। ये बात है जो उग्र नारीवादी विचारक कहते हैं। आप इस स्लाइड का आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोक करके। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह कथन है, महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में हैं, ऐसा कैरोल पेटमैन का मानना है। यह भी एक कथन है, महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में। कौन कहती हैं? कैरोल पेटमैन कहती हैं। यह भी एक नारीवादी विचारिका है, लेखिका है कैरोल पेटमैन। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। नारीवादी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला, ए महिलाओं के विशिष्ट माने जाने वाले गुण। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है। ऑप्शन सी, यह मान्यता है कि पुरुष और महिला समान हैं, वे पुरुष जो महिलाओं की तरह दिखते हैं। इनमें से आपको सबसे प्रबल उत्तर का चयन करना है। तो इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। नारीवाद शब्द का अर्थ यह है कि यह जो अवधारणा है, ये जो विचारधारा, जो एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, उसको संदर्भित करता है नारीवाद। ऑप्शन बी राइट होगा। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, यानी नारीवादी शब्द इसको संदर्भित करता है समान अधिकार और समान विश्वास में। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? अमेरिका, भारत, चीन, रूस। ऑप्शन आपका ही राइट होगा।
अमेरिका में सबसे पहले नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला सवाल 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता? ऑप्शन ए, महिलाओं के लिए शैक्षिक और कैरियर के अवसरों में सुधार होना चाहिए, महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना, उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार करना। यानी नारीवादी आंदोलन का कार्य नहीं है, यानी नारीवादी आंदोलन जो इनमें से नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है या क्या नहीं करता है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा। यानी नारीवादी आंदोलन इसके लिए नहीं हुआ है कि उन्हें महिलाओं को घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना, इसके लिए नारीवादी आंदोलन नहीं हुआ। नारीवादी आंदोलन इसलिए होता है कि महिलाओं के लिए शैक्षिक और कैरियर में अवसरों में सुधार होना चाहिए, इसके लिए महिला आंदोलन हुए हैं। महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए महिला आंदोलन हुए हैं। और उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार होना चाहिए, इसके लिए महिला आंदोलन हुए, नारीवादी आंदोलन हुए, न कि घरेलू नौकरियों में उनको प्रशिक्षित करने के लिए नारीवादी आंदोलन हुई। ऑप्शन सी राइट होगा इस सवाल का राइट उत्तर, ऑप्शन सी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 21 नंबर। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा 21 नंबर। विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, ए, बी, सी और डी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद की। ऑप्शन बी, इसने महिलाओं को एक निम्न दर्जा प्रदान किया। ऑप्शन सी, विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति ने स्थिति वैसी ही बनी हुई जैसी वह थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? तो ऑप्शन आपका ये राइट होगा, इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद की थी विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति ने। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 22 नंबर। लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? यानी इसका अर्थ क्या लैंगिक विभाजन का? ऑप्शन ए, अमीर और गरीब के बीच विभाजन, पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन, शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। पुरुष और महिलाओं के बीच जो विभाजन है, जो अंतर है, वो लैंगिक विभाजन है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 23 नंबर। ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती हैं और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है कहलाती है। ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती हैं, क्या कहलाती? नारीवादी, समाजवादी, पितृ प्रधान, साम्यवाद। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऐसी प्रणाली है जो पितृ प्रधान व्यवस्था है, जिसमें पेट्रियार्की, पितृसत्ता, पितृ प्रधान, जहां पर पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और महिलाओं पर उन्हें शक्ति प्रदान की जाती है और वे महिलाओं का शोषण करते हैं इसी व्यवस्था में। जबकि नारीवाद है जो महिला समानता की बात करता है कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को दर्जा प्राप्त होना चाहिए, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 24 नंबर। नारीवादी शब्द का क्या आशय है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, उसको यह नारीवादी शब्द संदर्भित करता है। ऑप्शन बी आपका सबसे प्रबल उत्तर होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कौन सा बयान लिंग यानी जेंडर के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए,
लिंग सामाजिक रूप से निर्माण किया गया है। लिंग जैविक है। क्या लिंग जैविक है? क्या प्राकृतिक है? लिंग समाज में एक आदमी और महिला की भूमिका है। लिंग समाज में एक आदमी और महिला की भूमिका को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा बयान लिंग यानी जेंडर के बारे में सही नहीं है वो आपको चयन करना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट। लिंग जैविक के, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिंग जैविक नहीं है। लिंग एक समाज द्वारा निर्मित है। लिंग को सामाजिक रूप से निर्माण किया गया इसका, जबकि सेक्स यौन है जो जैविक है। सेक्स जिसका हिंदी में हम कहते हैं यौन, ये जैविक है, जबकि लिंग सामाजिक रूप से इसका निर्माण किया गया है। लिंग एक कृत्रिम अवधारणा है हम कह सकते हैं। बाकी ए सी बिल्कुल राइट है। लिंग सामाजिक रूप से निर्माण किया गया है। लिंग समाज में एक आदमी और महिला की भूमिका को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। लिंग जैविक है, ये बात बिल्कुल गलत है। लिंग एक सामाजिक रूप से निर्मित किया गई अवधारणा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। इस स्लाइड में जेंडर और सेक्स में आपको यहां अंतर दे रखा है। यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान में इन दोनों में अंतर पाया जाता है। जेंडर और सेक्स। जेंडर को हम हिंदी में लिंग कहते हैं, सेक्स को यौन कहते हैं। सामान्यतः हम जेंडर और सेक्स दोनों को एक ही माना जाता है, यानी कि हम सामान्यतः इन दोनों को एक ही मानते हैं और एक इस दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं, और ये आम बात है। परंतु इनमें बहुत से अंतर हैं। जेंडर और सेक्स को हम सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं और ये आम बात है, हमें देखने को मिलती है। लेकिन राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से इसमें बहुत सारा अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र में खासकर सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में इनका अंतर और भी व्यापक हो जाता है। सेक्स एक जैविक अवधारणा है, जबकि लिंग एक सामाजिक अवधारणा है। यानी कि जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है और सेक्स एक जैविक अवधारणा है। सेक्स है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जबकि जेंडर समाज द्वारा निर्मित है। सेक्स है जो सेक्स के आधार पर जो असमानता है, महिला और पुरुषों में जो अंतर पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, वो क्या है? सेक्स से संबंधित है। जबकि महिला और पुरुषों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वह एक जेंडर को संदर्भित करता है। अगला सवाल 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय महिलाओं को निम्नलिखित में से कौन से समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है? भारतीय महिलाओं को निम्नलिखित में से कौन से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है? लैंगिक भेदभाव, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, पासपोर्ट जारी करना। इस सवाल का सबसे अच्छा उत्तर होगा ऑप्शन डी, पासपोर्ट जारी करना। इसका सामना नहीं करना पड़ता, इस समस्या का सामना भारतीय महिलाओं को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पासपोर्ट जारी करना यह सभी को समान अधिकार है, महिला और पुरुष के साथ। जबकि लैंगिक भेदभाव इनके साथ हो रहा है, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा, ये भारतीय महिलाओं को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन डी इस सवाल का सबसे अच्छा उत्तर होगा, राइट उत्तर होगा। अगला सवाल 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनमें से सही नहीं है, वो आपको चयन करना है। जो सही नहीं है वो आपको चयन करना है। लिंग यानी जेंडर सामाजिक मानदंडों पर आधारित है। लिंग जेंडर सामाजिक मानदंडों पर आधारित है, ये तो बिल्कुल सही कथन है। पहला तो ऑप्शन सही है। लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता। क्या जेंडर की भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तो ये अपना इस सवाल का राइट उत्तर होगा, यानी कि ये गलत है और सवाल हमें गलत ही पूछ रहा है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी है जो ये सवाल सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन सही नहीं है। लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता। इसको किया जा सकता है। जो लैंगिक भेदभाव है, जो जेंडर इनइक्वलिटी है, उसे समाप्त किया जा सकता है, यानी उसे संशोधित किया जा सकता है। लिंग जैविक नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लिंग जेंडर जैविक नहीं है, ये समाज द्वारा निर्मित है। लिंग भूमिकाएं अधिकृत की जाती है, यानी कि इनका अधिग्रहण किया जाता है, यानी समाज द्वारा जो निर्मित है जेंडर इनइक्वलिटी, उसको
अलग अलग परिवार है जो ग्रहण कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं और उसके आधार पर व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन बी है जो इस सवाल का राइट उत्तर होगा, ऑप्शन बी। लिंग भूमिका को संशोधित किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, ऑप्शन बी राइट होगा। यहां से आप इस सवाल को अच्छी प्रकार से हल कर सकते हैं। अन्य प्रकार के कोई भी सवाल आते हैं तो इस अवधारणा से। सेक्स यानी यौन, सेक्स के लिए जो हम हिंदी में शब्द उपयोग लेते हैं वह है यौन। सेक्स एक जैविक शब्दावली है जो स्त्री और पुरुष में जैविक भेद को प्रदर्शित करती है, प्राकृतिक अंतर को प्रदर्शित करती है। वहीं जेंडर शब्द स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। यहां तक क्लियर? जेंडर शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि जैविक भेद के अतिरिक्त जितने भी भेद हैं दिखते हैं वे प्राकृतिक ना होकर समाज द्वारा निर्धारित किए गए। यानी जेंडर शब्द है इस बात की ओर इशारा करता है कि जैविक भेद के अतिरिक्त जितने भी भेद या भेद हैं, जितने भी भेद दिखते हैं वे प्राकृतिक ना होकर के समाज द्वारा निर्धारित किए गए, समाज द्वारा निर्मित है। और इसी में ये बात भी है शामिल है कि अगर यह भेद बनाया हुआ है तो इसे दूर भी कहा जा सकता है। यानी कि जेंडर जो भेद है उसको समाप्त किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है यदि समाज द्वारा निर्मित है तो। जेंडर की सामाजिक अस्मिता से जुड़ा हुआ है, यानी जेंडर सामाजिक अस्मिता से जुड़ा हुआ है, परंतु सेक्स मनुष्य के शरीर मात्र से संबंधित है। जेंडर एक मानसिक संरचना है जबकि सेक्स एक जैविक अथवा शारीरिक संरचना है। यह इनमें अंतर है सेक्स और जेंडर में। जेंडर एक मानसिक संरचना है जबकि सेक्स एक जैविक अथवा शारीरिक संरचना है। यहां तक क्लियर हो गया है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 28 नंबर। एक आदमी या औरत जो महिलाओं के लिए समान अधिकार व अवसरों में विश्वास करता है रिक्त स्थान है। नारीवाद, समाजवादी, कम्युनिस्टवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर का ऑप्शन ए नारीवादी। एक आदमी या औरत जो महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करता है तो वह नारीवादी है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 29 नंबर। एक पदानुक्रमिक प्रणाली जिसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में पुरुषों का प्रभुत्व है कहलाती है। एक सोपानिक प्रणाली जिसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में पुरुषों का प्रभुत्व है, डोमिनेट है, क्या कहलाती है? एलिट मॉडल, श्रम का लिंग विभाजन, पितृसत्ता, बहुलवादी मॉडल। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी पितृसत्ता, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की एक पदानुक्रमित, एक सोपानिक प्रणाली है जिसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं में पुरुषों का प्रभुत्व है। और इस प्रकार की बात कौन करती है? केट मिलेट करती है। केट मिलेट जो रेडिकल नारीवादी है। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, लैंगिक राजनीति। ऑप्शन आपका सी राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न परिप्रेक्ष्य लैंगिक समानता की विश्लेषण में घर में पितृसत्ता के साथ पूंजीवादी द्वारा महिलाओं के शोषण को जोड़ती है। निम्न परिप्रेक्ष्य जो लैंगिक समानता के विश्लेषण में घर में पितृसत्ता के साथ पूंजीवाद द्वारा महिलाओं के शोषण को भी जोड़ती है। समाजवादी नारीवाद, डेमोक्रेटिक नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद, लिबरल नारीवाद। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ई समाजवादी नारीवादी है, जो यह शाखा है जो लैंगिक समानता के विश्लेषण में घर में पितृसत्ता के साथ पूंजीवाद द्वारा महिलाओं के शोषण को भी जोड़ती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। नारीवाद की प्रथम धारा है उदार नारीवादी धारा, समाजवादी धारा, कट्टरपंथी धारा, तरते विश्व में नारीवाद। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन एक उदारवादी नारीवाद की जो धारा है यह नारीवाद की प्रथम धारा मानी जाती है। यानी कि यह प्रथम लहर है नारीवाद की। उदार नारीवाद नारीवाद की प्रथम लहर मानी जाती है, धारा मानी जाती है। ऑप्शन एक आपका राइट होगा। और इससे संबंधित जो विद्वान है वो है मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट और है जॉन स्टुअर्ट मिल और है
हैरियट टेलर, जॉन स्टुअर्ट मिल की पत्नी हैरियट टेलर, और है एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन। एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन, ये जो प्रमुख विद्वान और विदुषी है, ये नारीवाद की प्रथम धारा उदार नारीवाद से संबंधित है, इस लहर का समर्थन करते हैं। उदारवादी नारीवादियों का तर्क है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। पहली लहर में क्या कहा गया कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए, उदार नारीवादी कहते हैं, इनका तर्क है। और राज्य को ऐसे सुधार लाने चाहिए ताकि महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर मिले। यह नारीवाद की पहली लहर कहती है, उदार नारीवाद। 19वीं शताब्दी में उदारवादी नारीवादियों ने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के लिए आवाज उठाई और अमेरिका में एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन जैसे महिला मताधिकारवादियों ने महिलाओं को मत देने के अधिकार के लिए संघर्ष किया, जो अंततः 1920 में महिलाओं को प्रदान किया गया। यानी अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1920 में उन्हें प्राप्त हुआ था। अमेरिका में 19वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके तहत 1920 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। इससे पहले सीमित मताधिकार था कहीं कहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को जो मताधिकार प्राप्त हुआ वह हुआ था 1920 में। 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से अमेरिका में प्राप्त हुआ था। और इसके पीछे जो संघर्ष किया था वो किया था एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन ने। 20वीं शताब्दी में उन्होंने उन कानूनों के खिलाफ संघर्ष किया जो महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों को अधिक अधिकार देता था। यानी कि इस प्रकार उदार नारीवादियों ने विभिन्न आंदोलन संघर्षों के माध्यम से महिलाओं के समान दर्जा देने के लिए आवाज उठाई, महिलाओं की समान अधिकार मिलना चाहिए इसके लिए आवाज उठाई, इसके लिए संघर्ष किया। तो आप एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन अमेरिका में महिला मताधिकार का समर्थन करती हैं और इनके प्रयासों से धीरे धीरे 1920 में महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मताधिकार मिला 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से अमेरिका में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ 32 नंबर। जेएस मिल ने स्त्री पुरुष का संबंध का आधार किसे माना है? जेएस मिल ने स्त्री पुरुष के संबंध का आधार किसे माना? मैत्री को, प्रभुत्व को, लिंग को, योग्यता को। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 1 मैत्री को। जेएस मिल ने अपनी रचना द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो 1869 में प्रकाशित होती है, इसमें इन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए। स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोगी है। ऑप्शन 1 आपका राइट होगा। अगला सवाल, नारीवादी आंदोलन का मूल आधार क्या है? समानता, स्वतंत्रता, जागरूकता, बंधुता। तो ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। समानता नारीवादी आंदोलन का मूल आधार है। ऑप्शन आपका 1 राइट होगा। अगला सवाल 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता की मांग किस आंदोलन द्वारा की गई? नारीवादी, उदारवादी, परंपरावादी, अनुदारवादी। स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता की मांग किस आंदोलन द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपका 1 राइट होगा, नारीवादी आंदोलन के द्वारा। स्त्री मताधिकार पर बल किस विद्वान द्वारा दिया गया था? जॉन स्टुअर्ट मिल, जेरेमी बेंथम, अरस्तु, रूसो। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 1 जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, जेएस मिल के द्वारा मताधिकार बल दिया गया। महिला मताधिकार का समर्थन किया था जेएस मिल ने। जेरेमी बेंथम, अरस्तु और रूसो ये महिलाओं को द्वयम दर्जा का मानती हैं, पुरुषों से निम्न मानते हैं। अरस्तु, रूसो और बेंथम इन्होंने महिला मताधिकार का समर्थन नहीं किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 36 नंबर। हमने इस वीडियो सीरीज में लगभग 50 से अधिक सवालों को समावेश किया है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का भी समावेश किया है। यानी कि इस टॉपिक को हमने 360 डिग्री से इसका अध्ययन किया है। इससे जुड़े समस्त प्रकार की महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश है इस वीडियो सीरीज में, जो आपकी परीक्षा में एक रामबाण औषधि के रूप में कार्य करेगा। यदि आपके सिलेबस में महिला आंदोलन, नारीवादी विचारधारा, नारीवादी सिद्धांत शामिल है तो।
द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स, पैट्रिक एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 3 फ्रेडरिक एंजल्स है जो इस पुस्तक के लेखक थे। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, कई बार परीक्षा में पूछी गई ये रचना है। फ्रेडरिक एंजल्स मार्क्सवादी विचारक, ऑप्शन 3 राइट होगा। द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट नामक पुस्तक 1884 में प्रकाशित हुई। इसमें फ्रेडरिक एंजल्स ने महिला अधीनता के कारण भी बताए। और इन्होंने कहा कि निजी संपत्ति है जो महिलाओं का शोषण करती है। निजी संपत्ति पर पुरुषों का प्रभुत्व है जो महिलाओं का शोषण करते आता है। निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। ये बात है जो फ्रेडरिक एंजल्स ने अपनी पुस्तक द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में कही है कि निजी संपत्ति पर पुरुषों का प्रभुत्व है और यह महिलाओं का शोषण करते हैं, अतः निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने महिला अधीनता के कारण बताए। अगला सवाल सबसे अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मस्ट है। निम्नलिखित में से कौन उदार नारीवादी धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? उदार नारीवादी धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है या उसका समर्थक नहीं है? हैरियट टेलर, जॉन स्टुअर्ट मिल, केट मिलेट, मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 3 केट मिलेट है जो रेडिकल नारीवाद से संबंधित हुआ है। रेडिकल यानी कि उग्र नारीवाद से संबंधित है केट मिलेट। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। हैरियट टेलर कौन थी? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल की पत्नी थी हैरियट टेलर। मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट और इसके अलावा एलिजाबेथ कैंडी स्टेटन, ये सभी विद्वान हैं जो उदार नारीवाद का समर्थन करते हैं। और उदार नारीवाद की पहली लहर से संबंधित है। यानी और महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। 19वीं शताब्दी में उदार नारीवादियों के रूप में हैरियट टेलर और जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1832 में अर्ली एसेजेज ऑन मैरिज एंड डिवोर्स नामक की पुस्तक का सह लेखन किया। वेरी वेरी मस्ट सवाल है कि 1832 ईस्वी में अर्ली एसेज ऑन मैरिज एंड डिवोर्स नामक पुस्तक का सह लेखन किसने किया? तो यह किया था जॉन स्टुअर्ट मिल और उनकी पत्नी हैरियट टेलर ने। अर्ली एसेज ऑन मैरिज एंड डिवोर्स नामक पुस्तक का सह लेखन किया था। 1851 ईस्वी में हैरियट टेलर ने एनफ्रांचिसमेंट ऑफ वुमेन नामक पुस्तक का भी लेखन किया। और 1869 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नामक पुस्तक भी लिखी। ये निबंध काफी हद तक विवाह और तलाक जैसे मुद्दों पर केंद्रित थे। मिसाल के तौर पर हैरियट टेलर ने महिलाओं को कुछ ही बच्चे पैदा करने के लिए आगाह किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि यदि उन्हें लगा कि तलाक की स्थिति में महिलाओं को उन्हें अकेले पाले का दायित्व उठाना पड़ेगा। यानी हैरियट टेलर और जॉन स्टुअर्ट मिल इन्होंने महिला मताधिकार और महिलाओं के विवाह कानून समेत सुधार और तलाक जैसे मुद्दों पर इन्होंने सह लेखन किया है। और हैरियट टेलर ने विशेष रूप से कहा कि महिलाओं को कुछ ही बच्चे पैदा करने चाहिए, यानी सबसे कम बच्चे पैदा करने चाहिए महिलाओं को, क्योंकि यदि वे तलाक देती हैं तो उन्हें उनका पालन पोषण करने में आसानी होगी। तो यहां से मुख्य रूप से आपको पॉइंट नोट करना है कि ये पुस्तकें हैं कब प्रकाशित हुई और इनका सह लेखन किसने किया, ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक किसकी है और इनका प्रकाशन कब हुआ। इनका सुमेलित करने वाला सवाल आ सकता है और पिछले वर्षों में आए हुए भी है। तो ये परीक्षा की महत्वपूर्ण तथ्य थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हैरियट टेलर और जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि लैंगिक न्याय लाने के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा के अलावा राजनीतिक और आर्थिक अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए। वेरी वेरी मस्ट। हैरियट टेलर और जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि लैंगिक न्याय लाने के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा के अलावा राजनीतिक और आर्थिक अवसर भी उन्हें उपलब्ध होना चाहिए। हैरियट टेलर ने कहा कि पत्नी तभी पति के समक्ष हो सकती है
जब वह घर से बाहर काम करके परिवार में आर्थिक रूप से योगदान दे। हैरियट टेलर कहती हैं कि पत्नी तभी पति के समक्ष हो सकती हैं जब वह घर से बाहर काम करके परिवार में आर्थिक रूप से योगदान दे, लेकिन इसके लिए महिलाओं को घरेलू कामकाज और बच्चे के पालन पोषण के लिए नौकरों की फौज की जरूरत होगी। यानी कि यदि ऐसा महिला करनी चाहती हैं तो महिलाओं को घर में नौकर रखना होगा बच्चों के पालन पोषण के लिए और घर के कामकाज के लिए। तो इस प्रकार की बातें हैं जो हैरियट टेलर और जेम्स मिल्स के द्वारा कही गई। दोनों पति पत्नी हैं। अगला सवाल 38 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अमेरिका में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन NOW की स्थापना कब हुई? अमेरिका में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, जो महिलाओं के लिए अधिकारों की वकालत करता है, इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1890, 1920, 1966, 1866। क्या होगा इस 38 नंबर सवाल का राइट उत्तर? चयन कीजिएगा। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। 1966 में NOW की स्थापना हुई थी, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, और ये कहां हुई थी? USA में, 1966 में। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन NOW, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन में, USA के वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिकी कार्यकर्ता संगठन है ये, जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा देता है। यह संगठन अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं का एक संगठन है जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नारीवादी समूह था, संगठन था। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन की स्थापना नारीवादियों के एक छोटे समूह द्वारा की गई थी। इसके संस्थापकों में एक बेटी फ्राइडमैन का नाम सबसे प्रमुख लिया जाता है। बेटी फ्राइडमैन इसकी पहली अध्यक्ष थी NOW की, और इसकी संस्थापक सदस्य भी रही है, और इसकी पहली अध्यक्ष थी कौन? बेटी फ्राइडमैन। संगठन पुरुष और महिलाओं दोनों से बना है और सभी 50 राज्यों में इसकी उपस्थिति है, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अमेरिका में 50 राज्य हैं और सब जगह इसकी उपस्थिति है, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में, और इसकी स्थापना 1966 में हुई। और ये महिलाओं के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा देता है और उनके लिए कार्य करता है, और इसमें महिला और पुरुष दोनों इसके सदस्य हैं। और इसकी संस्थापक जो सदस्य थी वो थी बेटी फ्राइडमैन। बेटी फ्राइडमैन जिसकी प्रसिद्ध रचना है द फेमिन मिस्टेक, जो 1965 में आई थी, और ये इसकी पहली अध्यक्ष थी NOW की। इस संगठन ने महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह संगठन सभी भेदभाव को समाप्त करना चाहता है। NOW यह विशेष रूप में LGBTQ, लेस्बियन, ग्रे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय के अधिकारों का समर्थन करता है। कौन? NOW। महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह संगठन सभी भेदभावों को समाप्त करना चाहता है। लेस्बियन, ग्रे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय के अधिकारों का भी यह समर्थन करता है। गैर पक्षपाती NOW ने 1977 में एक राजनीतिक कार्यवाही समिति बनाई जो संगठन के लक्ष्यों को साझा करने वाले राजनेताओं का समर्थन करती है। यानी राजनीतिक कार्यवाही समिति इसने बनाई थी कब? 1977 में, जो इस संगठन के लक्ष्यों को साझा करने वाले राजनेताओं का समर्थन करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से NOW से जुड़े हुए। इसकी पहली अध्यक्ष थी बेटी फ्राइडमैन, जो एक संस्थापक थी। अब बेटी फ्राइडमैन से जुड़े और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर दिए गए हैं, परीक्षा उपयोगी, वेरी मस्ट तथ्य हैं। बेटी फ्राइडमैन कौन है? तो इसके बारे में बात करते हैं। यह अमेरिकी लेखक और नारीवादी महिला विद्वान है। अमेरिकी लेखक और नारीवादी महिला विद्वान है बेटी फ्राइडमैन। इसको हम बेटी नाओमी गोल्डस्टीन के रूप में भी जानते हैं। इसको हम गोल्डस्टीन के रूप में भी जानते हैं, बेटी नाओमी गोल्डस्टीन, जो इनके पति का नाम इस साथ में लगाती है, बेटी नाओमी गोल्डस्टीन। इनका जन्म 1921 में हुआ था और इनका निधन हुआ था 2006 में USA में। यह संस्थापक थी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन NOW की, जो USA में बना।
कौन? बेटी फ्राइडमैन, जिसका पूरा नाम है बेटी नाओमी गोल्डस्टीन। और इनका जो अध्ययन राज, इनकी जो भूमिका रही वो है महिला अधिकार आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो अमेरिका में हुआ था। और इनके महत्वपूर्ण वर्क क्या, नोटेबल वर्क्स हैं, जिनमें इनके सबसे प्रसिद्ध कार्य रहे हैं वो है इट चेंज माई लाइफ, राइटिंग ऑन द वुमेन्स मूवमेंट, 1977 में ये प्रकाशित हुआ। ये रचनाएं कई बार परीक्षा में आई हुई है। द फेमिनिन मिस्टेक, सबसे वेरी वेरी मस्ट रचना इनकी द फेमिनिन मिस्टेक, 1963 में प्रकाशित हुई। उसके बाद द फाउंटेन ऑफ एज, द फाउंटेन ऑफ एज 1993 में। द सेकेंड स्टेज एन असेसमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ द वुमेन मूवमेंट, 1981 में प्रकाशित हुआ। लाइफ सो फार 2000 में ये इनकी रचना आई थी। तो ये बेटी फ्राइडमैन से जुड़े अन्य और महत्वपूर्ण वेरी मस्ट तथ्य हैं परीक्षा उपयोगी, जहां से सवाल बनने की चांस है। आप इस स्लाइड का आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटी फ्रीडमैन एंड द मेकिंग ऑफ द फेमिनिन मिस्टेक, यह पुस्तक 1998 में सामाजिक इतिहासकार डेनियल हेरोविट्ज ने लिखी है। डेनियल हेरोविट्ज की यह पुस्तक है, इसके लेखक है डेनियल हेरोविट्ज, क्योंकि 1963 में द फेमिनिन मिस्टेक यह बेटी फ्राइडमैन खुद लिखती है। और इसके बाद ये जो पुस्तक है इसका पूरा नाम है बेटी फ्रीडमैन एंड द मेकिंग ऑफ द फेमिनिन मिस्टेक, 1998 में यह प्रकाशित हुई है। और इसके लेखक है डेनियल हेरोविट्ज, डेनियल हेरोविट्ज इसके लेखक है, ये इस पुस्तक के लेखक है। जबकि ओनली फेमिनिन मिस्टेक के लेखक है बेटी फ्राइडमैन, जबकि बेटी फ्राइडमैन एंड द मेकिंग ऑफ द फेमिनिन मिस्टेक इसके लेखक है डेनियल हेरोविट्ज। अगला सवाल 39 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। निम्न में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। मेरी वोल्स्टोक्रॉफ्ट ने कहा कि महिलाएं अपनी क्षमता का एहसास नहीं कर सकती क्योंकि ये घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित थी और उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। हेरियट टेलर और जॉन स्टुअर्ट मिल दोनों ने महिलाओं के लिए काम किया। बेटी फ्राइडमैन ने द फेमिनिन मिस्टेक किताब लिखी। उपरोक्त सभी ये कथन सही है, सभी कथन बिल्कुल राइट है। मेरी वोल्स्टोक्रॉफ्ट ने कहा कि महिलाएं अपनी क्षमता का एहसास नहीं कर सकती क्योंकि ये घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित थी, क्योंकि इन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। हेरियट टेलर और जेस मिल ने दोनों महिलाओं के लिए काम किया। और बेटी फ्राइडमैन की पुस्तक है द फेमिनिन मिस्टेक, ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। अगला सवाल 40 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? ये महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विधायिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, महिलाओं को रोजगार में वृद्धि के लिए, महिलाओं के मतदान अधिकार के अभियान में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? क्या होगा इस 40 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन शुरू किया गया था 1927 में। ऑप्शन आपका एक राइट होगा। आइए इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में शुरू किया गया था। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। भारतीय महिला सम्मेलन ये दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। यह महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह मार्गरेट कंजस द्वारा स्थापित किया गया था। मार्गरेट कंजस। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को भारत का सबसे पुराना महिला समूह माना जाता है। इसकी पूरे देश में शाखाएं हैं। अखिल ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक पुणे में आयोजित की गई थी। कब? 1927 में। महारानी चिमनबाई को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पहली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। रोशनी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में से जुड़ी पत्रिका है। ये इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य थे मित्रों।
कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में शुरू किया गया था। ये गैर सरकारी संगठन है। इसकी पहली बैठक पुणे में आयोजित की गई और इसकी पहली अध्यक्ष थी महारानी चिमनाबाई। और रोशनी है जो इस संगठन से जुड़ी एक पत्रिका है। रोशनी इस संगठन से जुड़ी एक पत्रिका है। मार्गरेट कंजन्स के द्वारा यह संगठन स्थापित किया गया था। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन भारत का सबसे पुराना महिला समूह माना जाता है और इसकी पूरे देश में शाखाएं हैं। तो आज हमने इस नारीवाद टॉपिक पर आधारित इस पार्ट 2 में हमने लगभग 40 सवालों के बारे में बात की है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने बात की है। जरूर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। हम अगले पार्ट 3 नारीवाद पार्ट 3 जिसमें शेष बचे हुए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे विस्तार से, ताकि इस टॉपिक से कोई भी सवाल परीक्षा में आपके बाहर न जाए। पूरा विषय वस्तु, प्रमाणिक विषय वस्तु का हमने इसमें समावेश किया है ताकि आपकी परीक्षा में एक रामबाण औषधि के रूप में यह टॉपिक कारगर साबित हो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।